नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विवाह का स्वागत समारोह था। अनिमेष और अपराजिता मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करने में लगे हुए थे। बेमेल जोड़े को देखकर लोगों में कानाफूसी प्रारंभ हो गई थी। अनिमेष की पारखी नज़रों से लोगों के चेहरे पर छाया व्यंग्य छिपा न रह पाया। उसे डर था तो सिर्फ इतना कि ये बातें अपराजिता के कानों में न पड़ जाए, किंतु अपराजिता को उसी निश्चल मुस्कान के साथ मेहमानों का स्वागत करते देख वह निश्चिंत हो गया। लगभग 3 हफ्ते पूर्व ही उनका विवाह हुआ था। 1 हफ्ता अपने रिश्तेदारों के साथ व्यतीत करने के पश्चात वे मधुयामिनी हेतु ऊटी चले गए थे। दिन रात पंख लगाकर उड़े जा रहे थे, पर कभी तो समय को रुकना पड़ता ही है। यही उनके साथ भी हुआ। खुशियों के पलों को अपनी स्मृतियों में सहेजे जब अनिमेष काम पर लौटा तो उसके मित्रों ने भी पार्टी की मांग कर डाली। वस्तुत उनका विवाह पैतृक निवास पर हुआ था। विवाह में उसके 1-2 मित्रों के अतिरिक्त अन्य कोई सम्मिलित नहीं हो पाया था। अतः उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए उसे इस स्वागत समारोह का भी आयोजन करना पड़ा। अनिमेष एक आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था। गोरा रंग, लंबा एवं छरदरा बदन, मधुर व सौम्य स्वभाव के कारण वह किसी को एक ही नज़र में आकर्षित कर लेने में सक्षम था। किंतु अपराजिता दोहरे बदन की, सांवले रूप रंग की, सामान्य कदकाठी की नवयौवना थी। उसके बावजूद उसके मुख पर आत्मसंतोष, संपन्नता, शालीनता की वैभवपूर्ण मुस्कान सुशोभित थी, जो सभी को आकर्षित कर रही थी। किंतु फिर भी वह कहीं से अनिमेष के अनुरूप नहीं लग रही थी। अनिमेष के कई मित्रों का मत था कि श्री रामचंद्र जी तो अपने माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य कर सिर्फ 14 वर्षों के लिए वन को गए थे, पर कलयुग के इस श्री राम ने दहेज लोलुप अपने माता पिता के सामने अपनी सारी कामनाएं गिरवी रख दी हैं। बलि का बकरा बन गया है बेचारा। अनिमेष इन सब आक्षेपों को नज़रअंदाज कर अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ प्रत्येक आने जाने वाले मित्रों से अपराजिता का परिचय करवा रहा था, और अपरिचिता भी उसके हर इशारे पर मर मिटने को तैयार प्रतीत हो रही थी। पार्टी समाप्त होते होते रात्रि के 11 बज गए थे। लगभग सभी मेहमान चले गए थे। अनिमेष के 4-5 अभिन्न मित्र ही बचे थे। उन्होंने साथ बैठकर खाना प्रारंभ किया। हंसी मजाक का दौर प्रारंभ हुआ। वह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था कि वेटर ने आकर होटल बंद करने की सूचना दी। तब आभास हुआ कि बहुत देर हो गई है, अब घर चलना चाहिए। अपराजिता नई नवेली होते हुए भी सबसे ऐसे घुल मिलकर बातें कर रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि वह सबसे पहली बार मिल रही है। यह दुनिया भी अजीब है, कोई बात हो या ना हो, किंतु आलोचक बाल की खाल निकालने को आतुर रहते हैं। यही कारण था कि बाहर निकलते हुए अनिमेष के मित्र पाल ने अचानक फुसफुसा कर कहा, यार तू तो चढ़ गया सूली पर। कहाँ तू कहाँ वह, कुछ तो देखा होता। यार तू बीवी लाया है या मोटी? वह कुछ कह पाता, तभी वर्मा बोल उठा। आगे के शब्द उनकी हंसी में दबकर रह गए। अनिमेष ने सक पकाकर अपराजिता को देखा। उसे श्रीमती सुजाता पाल और रीता वर्मा से हंस हंस कर बातें करते देख उसने संतोष की सांस ली। वह चाहता तो पाल और वर्मा पर अपना आक्रोश प्रकट कर सकता था। आखिर क्या हक है उन्हें उसकी पत्नी के बारे में ऐसा कहने का, पर अपराजिता के सामने ऐसा वैसा कहकर तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था, अतः चुप रह गया। एकाएक उसे अपने इन मित्रों से वितृष्णा सी हो आई, जो उसकी भावनाओं के साथ उसकी नवविवाहिता पत्नी का भी सम्मान नहीं कर पा रहे। अपराजिता चाहे जैसी भी हो, अब उसकी पत्नी है। वह उसके साथ जबरदस्ती नहीं, वरन समस्त सामाजिक रस्मों को निभाकर आई है। फिर जब उससे या उसके घर वालों को उसके रंग रूप पर कोई आपत्ति नहीं, तो उनको ऐसी बातें करने का क्या हक है। यह सच है कि अपराजिता दुनिया के मापदंडों के अनुसार खूबसूरत नहीं है। माना उसका शरीर बेडोल है, पर उसकी जो अदा उसे भाई थी वह थी उसकी बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर खेलती निरंतर मुस्कान, खनकती हंसी, तथा उससे भी अधिक उसका सामाजिक राजनीतिक विषयों पर पूर्ण आधिपत्य। वरना लड़कियों को उसने सदा गहने, कपड़ों और खाने के संबंध में ही बातें करते पाया है। विवाह के लिए उसकी सहमति मिलने पर उसके पिताजी ने पुनः उसे अपने निर्णय पर विचार करने को कहा था। यहाँ तक कि उसकी बहन आकांक्षा ने उसे अपने निर्णय पर अत्तल पाकर इस बेमेल विवाह पर
अपनी नाक बू सिकोड़ते हुए कहा था, दिल लगा गदी से तो परी क्या चीज़ है। दीदी, एक स्त्री होते हुए एक स्त्री के लिए आप ऐसा कैसे कह सकती हो? हर स्त्री का अपना एक सौंदर्य होता है। शायद इसी सौंदर्य ने मुझे आकर्षित किया है। अगर ऐसा ही था तो पहले आप लड़की देख लेती। अगर आप सबको पसंद आ जाती तो फिर मुझे दिखाते। दीदा, बिना किसी विशेष कमी के किसी को देखकर मना करना क्या उस लड़की के प्रति अन्याय नहीं? जहाँ तक मोटापे का प्रश्न है, वह तो कुछ कसरतों द्वारा कम भी हो सकता है। फिर जब जीवन मुझे उसके साथ बिताना है तो किसी अन्य को आपत्ति क्यों? अनिमेष ने दीदी की बात सुनकर किंचित क्रोध से कहा था, यह लड़की पूरी जादूगरनी है। पता नहीं क्या जादू कर दिया है उसने आप पर, जो एक ही मुलाकात में आपको दीवाना बना दिया है। उसकी बातें सुनकर दीदी ने मुंह बनाकर कहा। अनिमेष को अपनी बहन की सोच पर हैरानी हुई थी। आखिर एक स्त्री ही एक स्त्री की दुश्मन क्यों बन जाती है? इसके बावजूद उसे इस बात की खुशी थी कि उसके माँ पिताजी ने उसके निर्णय और सोच का स्वागत किया था। अपराजिता साइकोलॉजी में एमए कर रही थी। इस वर्ष उसका अंतिम वर्ष था। सदा प्रथम आने वाली अपराजिता चाहती थी कि परीक्षा के पश्चात उसका विवाह हो, किंतु उसके दादाजी जो रोगशैया पर अंतिम सांसें गिन रहे थे, उनकी इच्छा थी कि उनके जीवन काल में ही उनकी पोती का विवाह हो जाए। यह बात और है कि विवाह के पश्चात उनकी रुकती सांसों में जान आ गई थी। परीक्षा में लगभग 3 महीने बाकी थे, अतः आते वक्त वह अपनी किताबें भी साथ ले आई थी। अनिमेष के ऑफिस जाते ही वह पढ़ाई में जुट जाती थी, जिससे कि शाम का समय वह उसके साथ बिता सके। अनिमेष के ऑफिस से आते ही कभी मूवी, कभी कहीं बाहर घूमने जाने का कार्यक्रम बन जाता, फिर वहाँ से किसी होटल में खाकर ही लौटते। अपने मित्रों के बार बार बुलाने पर भी वह उनके घर पर यह सोचकर जाना टालता रहता कि कहीं फिर कोई अप्रिय बात न कह दे। एक बार तो वह चुप रह गया, पर शायद दोबारा कुछ बोलने पर वह अपनी जुबान पर काबू न रख पाए। उसके रुख पर कुछ मित्रों ने रोष भी जताया था, पर वह यह कहकर टालता रहा, अभी अपराजिता परीक्षा की तैयारी कर रही है, अतः निकलना ही नहीं चाहती। अपराजिता के अनुसार पढ़ाई के अतिरिक्त खाना और सोना ही उसके मुख्य शौक है, अतः शरीर के रखरखाव पर उसने कभी विशेष ध्यान ही नहीं दिया। इकलौती संतान होने के कारण बिजनेसमैन पिता ने उसकी सभी जायज़ और नाजायज़ मांगें पूरी की थी। बढ़ते मोटापे तथा खाने के अपराजिता के शौक पर माँ टोकती तो उसके पिता कहते, खाने के लिए कभी टोका मत करो मेरी बेटी को, तुम्हें क्या मालूम अन्न के लिए कितने लोग तरसते हैं। पता नहीं कैसी किस्मत लेकर आई है। कम से कम जब तक हमारे पास है तब तक उसे अपने सारे शौक पूरे कर लेने दो। अपराजिता के पिता को अनिमेष के बारे में अपने मित्र दयानंद से पता चला था। बेटी के विवाह के लिए चिंतित अपराजिता के पिता रामनाथ अनिमेष के घर आने का समाचार सुनकर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उसके घर आए। अनिमेष के आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर उन्हें लगा कि उन्होंने यहाँ आकर भूल की, शायद यहाँ रिश्ता न हो पाए, किंतु फिर भी उन्होंने ऊपरी मन से दूसरे दिन लड़का लड़की की मुलाकात का समय निश्चित कर लिया। अपराजिता को देखकर अनिमेष के माता पिता सरला और दिनेश ने अपने पुत्र की इच्छा अनुसार इस संबंध की स्वीकृति दी, तो रामनाथ जी को यह सोचकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि साधारण रूप रंग वाली उनकी कन्या में उन्होंने ऐसा क्या देखा कि अपने आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी पुत्र के लिए उनकी पुत्री का हाथ स्वीकार कर लिया। फिर सोचा कि उन पर लक्ष्मी की कृपा शायद इस संबंध की स्वीकृति का कारण हो, या उनकी पुत्री के भाग्य में ही इतना सुदर्शन वर लिखा है। एक छोटी सी मुलाकात में ही अपराजिता भी अनिमेष का इतना प्रभावित हुई कि उस जैसा पति, सहचर और सखा पाकर गौरव और नमक हो उठी थी। अपराजिता के पिता को सुखद आश्चर्य हुआ जब वह वर पक्ष की ओर से कोई डिमांड नहीं रखी गई। उनकी यह सोच की कि उन्होंने उनकी लड़की को उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा के कारण पसंद किया, गलत सिद्ध हो गई थी। यही कारण था कि उन्होंने विवाह में कोई कमी नहीं रखी थी। सभी बारातियों की खूब आवभगत की गई तथा सभी बारातियों को विदाई में एक एक गिन्नी दी, जिसके कारण सभी बाराती अत्यंत खुश हो गए थे। सच बात तो यह थी कि बहू से भी ज़्यादा लोग विवाह में हुई सजावट, स्वागत, सत्कार का ही जिक्र कर रहे थे। 15 दिन कैसे बीत गए
पता ही नहीं चला। अपराजिता का छोटा भाई धीर उसे ला आकर ले गया। अनिमेष का जीवन फिर नीरव हो चला था। यद्यपि मित्रों के कटाक्षों ने उसे घायल कर दिया था, पर रहना तो उसे उनके साथ ही था। वह अपने मित्रों को चाहकर भी नहीं समझा सकता था कि वास्तव में अपराजिता मानसिक रूप से अत्यंत ही सुलझी, नए से विचारों युक्त विदुषी महिला है। अत्यधिक मोटापे के अतिरिक्त अपराजिता किसी बात में किसी से कम नहीं। यह तो सच है कि उसे अपराजिता के बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य ने मोहित किया है। उस पर अपराजिता को अपनाने के लिए न तो अपने माता पिता की तरफ से कोई दबाव पड़ा था और न ही ससुराल वालों की तरफ से धन का लालच दिया गया था। यह बात और है कि अपनी पुत्री की खुशी के लिए उसके माता पिता ने दिल खोलकर खर्चा किया था, पर दुनिया वालों को किसी की पसंद और नापसंद से क्या मतलब है। उसे तो सिर्फ व्यंग्य करने और हंसी उड़ाने का बहाना चाहिए। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। आज अपराजिता को आना था। वह उसे लेने स्टेशन गया। मन में हर्ष और विषाद के मिले जुले लक्षण थे। हर्ष इसलिए था कि उसकी प्रियतमा, उसकी पत्नी आ रही है, और विषाद इसलिए कि कहीं किसी के कटाक्ष पर वह मासूम कली मुरझाने न लगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को डालना ही श्रेयस्कर है। मनुष्य को शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा गुणों से सम्मान मिलना चाहिए। वह सुनता रहा, शायद इसलिए लोग सुनाते रहे। अब यदि किसी ने कुछ भी कहने की चेष्टा की तो वह तुरंत ही टोक देगा, चाहे वह उसका अभिन्न मित्र ही क्यों न हो। पत्नी के मान सम्मान की रक्षा करना उसका दायित्व है। इस दृढ़ निश्चय के साथ मन के बवंडर को शांत करने का प्रयास कर रहा था कि ट्रेन के आने की सूचना मिली। एसी कोच उसके सामने आकर ही रुकी। वह डिब्बे में चढ़ने ही वाला था कि धीर सामान लेकर उतरा। उसके साथ उतरी दुबली पतली महिला को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। वह महिला और कोई नहीं, उसकी अपराजिता थी। सुगंधित देह, सांवलेपन में भी मुख पर अद्वितीय सौंदर्य छाया हुआ था। जीजाजी, घर नहीं चलना क्या? उसको विमुग्ध अपराजिता को निहारते देख धीर ने कहा। हाँ, क्यों नहीं? अनिमेष अपराजिता पर नजरें हटाते हुए बोला। अपराजिता उसके मनोभावों को समझकर शर्मसार हो गई। कायाकल्प के बारे में जब उसने अपराजिता से पूछा तो उसने कहा कि वास्तव में विवाह उपरांत ही उसे सुगठित शरीर सौष्ठव का महत्व समझ आया। अतः यहाँ से जाने के पश्चात उसने हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लिया। पढ़ाई के साथ साथ कुछ कसरतें तथा खाने पर मन के अंकुश ने उसे स्वयं स्वप्न को साकार कर दिया। धीर के जाने के कुछ दिन पश्चात अपराजिता के आग्रह पर उसने पाल और वर्मा को सहपरिवार खाने पर आमंत्रित किया। इस पार्टी को सफल बनाने के लिए उसने पाक शास्त्र का पूरा ज्ञान बिखेर दिया। तरह तरह के व्यंजन, पनीर बटर मसाला, मलाई कोफ्ता, खोया मटर, दही बड़ा, स्वीट डिश में फ्रूट क्रीम, तरह तरह के सलाद इत्यादि। अपराजिता को देखकर उसके मित्र आश्चर्यचकित रह गए। सुजाता, पाल मजाक में कह उठी, लगता है हमारी बहन पति वियोग में दुबली हो गई। कुछ भी कहो, रूप निखर आया है। कहते हुए सुजाता की बात का समर्थन रीता वर्मा ने भी कर दिया। खाना खाकर वे सब खाने की प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकी। पूरी पार्टी की आकर्षण का केंद्र अपराजिता ही थी और उसकी प्रशंसा सुन सुनकर अनिमेष आत्मविभोर हो रहा था। आखिर विदा की बेला भी आ गई। विदा के समय वर्मा के अभिवादन के उत्तर में अपराजिता बोली, क्यों भाई साहब, आपके मित्र बीवी ही लेकर आए हैं? मोटी काली भैंस तो नहीं? प्रश्न सुनकर वर्मा के साथ साथ अनिमेष और अन्य सभी चौंक गए। रीता वर्मा का सिर जहाँ शर्म से झुक गया, वहीं निरुत्तर और असहाय स्वर में वर्मा ने कहा, क्या आपने सुन लिया था भाभी? सॉरी भाभी, वह तो मैं मजाक कर रहा था। भाई साहब, क्या आप भी मजाक कर रहे थे? अपराजिता ने वर्मा के निकट खड़े पाल की ओर देखकर कहा। अपराजिता की बात सुन सुनकर पाल भी सकपका गया। वहीं उसकी पत्नी रीता क्रोध से उसकी ओर देखने लगी। आपके लिए वह मजाक होगा, पर आपके उस एक वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी, कहकर वह चिर परिचित अंदाज में हंस दी। फिर थोड़ा रुक कर बोली, भाई साहब, मैं आप दोनों को अपमानित नहीं करना चाहती थी। सिर्फ यह एहसास दिलाना चाहती थी कि इंसान का बाह्य रंग रूप कद काठी तो ईश्वर देन है। मानव निज प्रयत्नों द्वारा जन्म प्रदत्त विकृतियों में परिवर्तन अवश्य ला सकता है,
किंतु उसको इंगित करते हुए किसी को मानसिक पीड़ा पहुंचाने वाला कटु सत्य अनजाने में भी कभी किसी को नहीं कहना चाहिए। भाभी जी, माफ़ कर दीजिए। दरअसल वह मैंने मजाक में कहा था। दोनों के मुंह से एक साथ निकला। ऐसा मजाक क्यों भाई साहब, जो दूसरे के दिल को छलनी कर दे। मैंने आपको शब्दों को अपनी ताकत बनाकर स्वयं में बदलाव कर लिया, पर सब शायद ऐसा न कर पाए। अवसादग्रस्त होकर अगर कोई अतिवादी कदम उठा ले तो दोषी कौन होगा? श्रीपाल और वर्मा जहाँ अपने कहे पर पछता रहे थे, वहीं सुजाता और रीता का सिर शर्म से झुका जा रहा था। वे सभी चले गए थे, पर अनिमेष सोच रहा था जो बात वह स्वयं नहीं कह पाया, वही बात उसकी पत्नी ने कितने खूबसूरत तरीके से कह दी। उसे महसूस हो रहा था कि पत्नी के रूप में अपराजिता को पाने का उसका फैसला गलत नहीं था। एकाहक उसने अपने फैसले पर गर्व हो आया और उसने अपराजिता को अपने अंक में ले लिया। तो दोस्तों, अपराजिता की जगह अगर आप वह गलत बातें सुनते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।